वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 16 नवंबर 2020 है। आई एम श्योर आप सबने दिवाली जो है वो काफ़ी एंजॉय की होगी अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और ये फ्रेंड्स, आज गुजरात में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात का जो कैलेंडर है या फिर गुजराती हिंदू कैलेंडर जो है उसका नाम है विक्रम संवत। विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से आज जो है ये कार्तिक महीने का पहला दिन है जिसको कहते हैं कार्तिक सूद एकम। तो गुजरात में इसको गुजराती न्यू ईयर के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो मेरी तरफ से, स्टडी आईक्यू के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस अस ऑल। आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। दो आर्टिकल्स जो हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया में से हैं, दो आर्टिकल्स द हिंदू के हैं और एक आर्टिकल पॉल्यूशन के ऊपर है इंडियन एक्सप्रेस का। डियर फ्रेंड्स, बिग दिवाली सेल इज ऑन। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर आपको मिल रहा है फ्लैट 50% डिस्काउंट। ऊपर से जब आप दिवाली 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। अब 2 दिन ही बचे हैं, 16 नवंबर आज हैं और कल हैं 17 नवंबर, यानी कि बिग दिवाली सेल का लास्ट डे है कल। तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन कट टू ग्रो। महाराष्ट्र सरकार का एक ऐसा डिसीजन जिसने पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी के राज्य सरकारें जो हैं वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इस डिसीजन से बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हैं। बेसिकली खबर यह है कि महाराष्ट्र की बात करें तो लास्ट ईयर 2019 के 3 महीने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीनों को अगर आप 2020 के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के साथ कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र में 35% ज़्यादा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो ऑल ऑफ द सडन ये 3 महीनों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा क्यों हुआ? उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने स्टैंप ड्यूटी, जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या फिर प्रॉपर्टी जब बेचते हैं तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स या फिर एक स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है। रजिस्ट्रेशन की जो फ़ी हम कहते हैं वो आपको पे करनी पड़ती है। तो ये फ़ी जो है वो नॉर्मली 5% थी, लेकिन 4 महीनों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीनों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने स्टैंप ड्यूटी को कर दिया 2%। एक तरफ अगर हम देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्केट में पैसे इंजेक्ट करने के लिए, मार्केट में लिक्विडिटी रहें, लोगों के पास पैसे ज़्यादा रहें, लोग ज़्यादा लोन्स बोरो करें, बिजनेसेस ज़्यादा लोन बोरो करें, लोग व्हीकल ख़रीदें, प्रॉपर्टी ख़रीदें, इन सारी चीज़ों को ओवरऑल लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी को एक बूस्ट देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को काफ़ी कम कर दिया है। तो पैसे जो हैं, जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं लोन के ऊपर, वो पॉसिबली सबसे कम है। फ़िलहाल ये जो फेज़ है इसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है। तो ये एक मोटिवेशन के तौर पर काम करता है। अगर आप लेट्स से कि आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, ज़्यादातर आप यंगस्टर्स हैं तो आपने कभी ना कभी मोबाइल फ़ोन नया ख़रीदा होगा। मीन्स अभी मैं रिसेंट पास्ट की बात कर रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, रिस्ट वॉचेस हैं, एक्सेट्रा, तो ज़ीरो EMI, नॉट ज़ीरो इंटरेस्ट EMI, राइट। तो ज़ीरो इंटरेस्ट यानी कि आप एक 12,000 का फ़ोन अगर ख़रीदते हैं तो आपको हर महीने लेट्स से कि 1,000 रुपये पे करने हैं और एट द एंड ऑफ 12 मंथ्स आपको कोई भी इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं पे करना है, आपको 12,000 में ही वो फ़ोन मिल जाएगा। अगर ऐसी स्कीम है कि 12,000 का फ़ोन आपको 15,000 में मिलेगा 1 साल में, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदते हैं, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि नहीं ख़रीदना है, 3,000 रुपये ज़्यादा हमें देने पड़ेंगे। तो जब ज़ीरो इंटरेस्ट रखा जाता है या फिर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग भी सोचते हैं कि चलो एक साथ ज़्यादा पैसे पे करने से तो अच्छा है कि हम इंस्टॉलमेंट में चीज़ों को ख़रीद लें। और जब भी नए घर की बात आती है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने की बात आती है, तो जितना इंटरेस्ट रेट कम होता है उतना एक बूस्ट भी मिलता है रियल एस्टेट सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक्सेट्रा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक तरफ लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने का ऐलान किया और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने बहुत ही स्मार्टली स्टैंप ड्यूटी को कम कर दिया और इसकी वजह से ही ये 35% ज़्यादा ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यह बताया है कि दिसंबर के बाद, यानी कि
2021 से, जनवरी 2021 से 1% ज़्यादा हो जाएगा ये स्टैम्प ड्यूटी, यानी कि ये 3% हो जाएगा। एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है कि जब चीज़ों की कीमत ज़्यादा होती है तब उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होते हैं तो बिज़नेस के ऊपर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है। आप एक कार ख़रीदने के लिए जाते हैं, 10 लाख रुपए की कार की कीमत होती है, लेकिन उसके ऊपर सारी ड्यूटीज़, टैक्स एक्सेट्रा को लगा दे तो उस कार की कीमत 15 लाख रुपए हो जाती है। तो लोग जो हैं, अगर उनके पास 10 लाख का बजट है तो भी वो ये ड्यूटीज़ और ये सारी चीज़ें पे करके थोड़ी लग्जरी या फिर थोड़ी अच्छी कार नहीं खरीदेंगे। वो कुछ 6-7 लाख रुपए की कार खरीदेंगे जिसमें उनका जो बजट है 10 लाख रुपए का, तो टैक्स और सारी चीज़ों को मिलाकर, इंश्योरेंस एक्सेट्रा को मिलाकर 10 लाख रुपए तक उनको कार मिल जाएगी। क्यों लोग एक्सपेंसिव कार नहीं खरीदते? क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। फिर जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होता है तब लोग ब्लैक मनी भी ज़्यादा जनरेट करते हैं। ये सिचुएशन ही, एनवायरनमेंट ही ऐसा हो जाता है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा ब्लैक मनी, या फिर नेचुरली ज़्यादा ब्लैक मनी जो है वो मार्केट में जनरेट होती हैं। जब आप टैक्स कंप्लायंस को ईजी बना दें, जब जो टैक्स के रेट्स हैं वो रीजनेबल होते हैं, तो विदाउट क्रिएटिंग एनी डिस्ट्रप्शन, किसी भी प्रकार का बड़ा शॉक क्रिएट किए बिना आप मल्टीपल जो गोल्स हैं उनको भी हम अचीव कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, जब प्रॉपर्टी टैक्स कम है, या फिर ये जो नॉट प्रॉपर्टी लेकिन रजिस्ट्रेशन टैक्स जो है वो कम है, तो ये बायर्स को भी एक नज मिलता है कि फ़िलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिक्विडिटी, अच्छे इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल रही है। दूसरी तरफ सरकार को भी प्रॉपर्टी टैक्स, या फिर ये जो नॉट प्रॉपर्टी टैक्स, अगेन मैं प्रॉपर्टी टैक्स क्यों बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टैम्प ड्यूटी, तो स्टैम्प ड्यूटी कम है, लोन का इंटरेस्ट रेट कम है, तो ये एक बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है कि आप प्रॉपर्टी को खरीदें। इसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को पुश कर रही है, और ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक ऐसा डिसीजन लिया, तो सेंटर और स्टेट के बीच में हमें देखने को मिला एक सिंक्रोनाइजेशन। और जब हम पूरा देश, हर एक राज्य सरकार इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं, या फिर उनके जो एक स्टेप्स जो हैं, वो एक लाइन में रहें। इफ़ दे आर ऑन सेम पेज, तो ऑफ कोर्स इसका बेनिफिट जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होंगे तो उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू भी सरकार को मिलेगा। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में तो हमने इससे पहले भी बात की थी कि आप कोई एक बिल्डिंग बनाते हैं तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होता है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री को, फिर सीमेंट प्रोड्यूसर्स, स्टील प्रोड्यूस करने वाले, प्लास्टिक प्रोड्यूस करने वाले, कितने सारे टाइल्स प्रोड्यूसर्स को, फिर कितने सारे लोगों को जॉब मिलेगी। और जब बिल्डिंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद भी मेंटेनेंस का काम जो है, ये वो सारी चीज़ें, तो एक लंबे टाइम तक एक बिल्डिंग जो है वो लोगों के लिए जॉब्स जनरेट करती रहेगी। तो इतना बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जब होगा अलग अलग जगहों पर, तो इसके एक लॉन्ग टर्म तक इसके इम्पैक्ट जो है वो हमें इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर डिफरेंस। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू है, और ये इंटरव्यू जो है ये पट्टनाम एक जगह है, कोची से बहुत दूर नहीं है, एक छोटा सा विलेज है। और ये विलेज इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर एक्सकावेशन किया गया और पता चला कि ये एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन जगह थी। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये है कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते थे आज से 2000 साल पहले। तो ये जो नई डिस्कवरी है ये सिर्फ भारत के लिए या फिर केरला के लिए नहीं, दुनिया के जितने भी देशों के लोग, लगभग 30 देशों के लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते थे। अलग अलग देशों से लोग जो हैं वो यहाँ पर ट्रेड, बिजनेस एक्सेट्रा करने के लिए आते जाते रहते हैं, और यहाँ से भी लोग जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में गए हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और ऐसे प्रश्न जो हैं वो अलग अलग एग्ज़ाम्स में, स्टेट लेवल की एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यूपीएससी या फिर नेशनल लेवल की दूसरी एग्ज़ाम्स जो हैं उसमें भी पट्टनाम के ऊपर आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। द फाइंड्स पॉइंट टू द फेबल्ड पोर्ट टाउन ऑफ मुजिरिस। ये जो टाउन है इसका नाम है मुजिरिस, राइट। इसका मेंशन किया गया है ग्रीक टेक्स्ट में भी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एंड मुसिरीपट्टनम इन द तमिल संगम लिटरेचर। ये दोनों टेक्स्ट में आपको मुजिरिस का मेंशन देखने को मिलता है।
अब आपको पता चल गया होगा कि ये एक बहुत ही संगम लिटरेचर के ऊपर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, और ग्रीक के साथ भारत का कनेक्शन जो है ये भी बहुत सारी एनसीईआरटीज़ और अलग अलग किताबों में आपने पढ़ा होगा। तो एंशंट हिस्ट्री, एंशंट इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे आज टाइम्स ऑफ इंडिया में मिल गया। तो प्रश्न है कि व्हाट लेड यू टू पटनाम, जो एक्सकावेशन कर रहे हैं तो उनको प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि 2004 में यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल साइट हमें मिली, और 2001 में एक ब्रिटिश म्यूजियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ये बताया कि यहाँ की एक पोटरी जो है ये पोटरी इटालियन है, क्योंकि एनालिसिस जब किया गया तब पता चला कि ये पोटरी वेसुवियस वॉल्केनिक मटेरियल से बनी गई है जो इटाली में है, राइट, वेसुवियस वॉल्केनो। फिर एंशंट लिटरेचर सोर्सेस में भी इसका मेंशन हमें देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने दो एंशंट टेक्स्ट जो हैं उसके नाम अभी आपके साथ तो शेयर किए। हाउ डू यू कंक्लूड द विलेज इज़ मुजिरिस, आपको कैसे पता चला कि ये विलेज जो हैं ये मुजिरिस हैं? तो यहाँ पर डीएनए एक्सट्रैक्ट एनालिसिस किया गया और पता चला कि ये एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी थी। 11 सैंपल्स जो हैं तो उसमें से 4 लोग यहाँ पर जो कंकाल मिले तो उसमें से 4 लोग जो हैं वो साउथ एशिया के हैं, 4 लोग जो हैं ये वेस्ट एशियन हैं, यानी कि गल्फ़ वाला रीजन जो है, मिडल ईस्ट जो हम कहते हैं, और 3 जो हैं ये मेडिटरेनियन ओशियन जो हैं, मेडिटरेनियन सी, सॉरी नॉट ओशियन, ये इटाली और ये सारे जो देश हैं, नॉर्थ अफ्रीका और सदर्न यूरोप जो हैं ये मेडिटरेनियन सी के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पर जिब्राल्टर से लेकर कैटालोनिया जो है, इसमें ये बार्सिलोना वाला एरिया जो है स्पेन का, ये इसको कैटालोनिया कहा जाता है। आज से कुछ 3-4 साल पहले वहाँ पर कैटालोनिया को फ्री करने की भी एक एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति वहाँ पर हमें देखने को मिली थी। और सदर्न चाइना के लोग भी यहाँ पर सदर्न चाइना का मटेरियल जो है वो भी देखने को मिला। पटनाम आर्टिफैक्ट्स वर डिस्कवर्ड एट साइट्स लाइक हेपू इन चाइना, खोर रोरी इन जॉर्डन। पटनाम के जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो चाइना और जॉर्डन में भी मिले हैं। और सबसे बड़ा मेडिटरेनियन एम्फोरा जार श्रेड जो हैं वो भारत में इंडियन ओशन रीजन में सबसे बड़ा कैशे जो हैं वो यहाँ से पटनाम में से देखने को मिला है। यहाँ पर पोटरी, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिली। और इसके अलावा अगर हम देखें लोगों की बात करें कि यहाँ पर जो लोग थे वो किस प्रकार के थे, देखिए आपको ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स जो हैं उनको पढ़िए और एनालाइज कीजिए और फिर ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए। तो आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो पट्टानाम हैं तो यहाँ की कुछ आर्टिफैक्ट्स जॉर्डन में देखने को मिली थी। फिर सेकंड स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि यहाँ के जो लोग थे उनको काफ़ी रैशनल यानी कि लॉजिकल, तार्किक, राइट, ह्यूमनिस्ट सेंस वाले थे। रिलीजियन में कम और वॉरफेयर में कम इंटरेस्ट रखने वाले लोग यहाँ पर थे, ऐसा एक सेकंड स्टेटमेंट हो सकता है। एक स्टेटमेंट ये भी आपको पूछा जा सकता है कि पट्टानाम की जो सोसाइटी है ये काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड थी और अर्बनाइजेशन भी काफ़ी यहाँ पर अच्छा था, तो ये भी स्टेटमेंट राइट रहेगा। यहाँ के लोग ओपन माइंडेड माने जाते थे, टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते थे और फॉरेन ट्रेड और नए कॉन्टैक्ट्स को भी वेलकम करने वाले लोग थे। यहाँ पर कौन कौन से धातु हमें मिले हैं तो हैं गोल्ड, आयरन, कॉपर, लेड और टेरिकोटा। इसी के साथ यहाँ की सोसाइटी काफ़ी ऑर्गेनाइज थी क्योंकि यहाँ पर वेयर हाउसेस थे, टाइल्ड रूफ्स थे, पोट्री का इस्तेमाल होता था, रिंग वेल्स थे, यहाँ पर टॉयलेट्स थे, राइट। तो ये सारी चीज़ें इस बात का इशारा करती हैं कि अर्बनाइजेशन भी काफ़ी यहाँ पर विकसित था। इट इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन दैट पीपल फ्रॉम 30 कल्चर्स वेर कमिंग एंड गोइंग विथ देयर गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडियाज एंड लैंग्वेजेस। 30 अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पर आते थे सामान बेचने के लिए, टेक्नोलॉजी लेकर ले जाते थे, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते थे, नए आइडियाज़, नई भाषाएं, ये सारी चीज़ों का आदान प्रदान यहाँ पर होता था। और मुजिरिस पेपिरस एग्रीमेंट मिला है जो अलेक्जेंड्रिया के बैंकर और लोकल मर्चेंट के बीच में हुआ था, तो इसका मतलब यह है कि ट्रेड भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर विकसित था। फिर बताया, लास्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर सेटलमेंट एंड कैसे हुआ, तो इसका कोई ख़ास ऐसा रीज़न फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है क्योंकि ये वाटर बॉडीज़ इर्द गिर्द पानी था, राइट, रिवराइन आइलैंड था, यानी कि रिवर आइलैंड था यहाँ पर,
तो हो सकता है कि जो मेन एक नदी है तो वहाँ से जो सिल्ट आता है, राइट, कंकर और ये सारी चीज़ें, तो कुछ सालों के बाद, कुछ सदियों के बाद ये सिल्ट और ये सारी चीज़ों के डिपॉजिट की वजह से शायद ये यहाँ की जो एक सेटलमेंट है वो उसका अंत आया हो। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए थे। प्लीज़ पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद एक बार और इसको देख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, बॉर्डर ऑन द बॉयल। एलओसी की बात करें, देखिए एलओसी और एलएसी में क्या डिफरेंस है। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये इंडिया और चाइना के बीच में है। आई एम श्योर आपको ये बेसिक डिफरेंस पता होगा। अब पाकिस्तानी आर्मी ने काफ़ी हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है और इंडियन आर्मी और हमारे सिविलियंस को टारगेट किया है। एक बहुत ही दुखद खबर है कि 6 सिविलियंस, 4 इंडियन आर्मी के पर्सोनल और 1 बीएसएफ के जवान जो हैं वो बैटल कैजुअल्टी हुए हैं। उनका निधन हुआ है बिकॉज ऑफ दिस अटैक बाय पाकिस्तानी। और ये विंटर से पहले हर साल ऐसा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि स्नोफॉल हो उससे पहले ये शेलिंग की जाती हैं, फायरिंग की जाती हैं, ताकि जो इंट्रूडर्स हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको ये कवर मिल जाए। ये फायरिंग के टाइम पर एक कवर मिल जाता है, ये एक टेक्टिकल चीज़ है, तो उनको कवर मिल जाएगा और वो यहाँ पर घुसपैठिए जो हैं वो हमारे देश में जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में घुस जाएंगे। तो ये हर साल हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। ऊपर से ये सारी चीज़ें हो रही है, ऊपर से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी एक दीपावली के टाइम पर, आपको पता होगा कि अर्जुन टैंक की एक राइड उन्होंने ली, और उन्होंने ये भी कहा, पाकिस्तान और चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक प्रचंड जवाब दिया जाएगा अगर आपने भारत के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने मिलकर ये क्लेम किया है, उन्होंने ये दावा किया है कि एक डोजियर यानी कि एक ऑफिशियल एक लेटर आपने दिया। ऑफिशियल, जब आपको किसी के साथ नाराज़गी है तो एक ऑफिशियल, जो हम कहते हैं कड़क शब्दों में हमने एक पत्र लिखा, तो इस प्रकार का एक ऑफिशियल लेटर लिखा गया है और हमें दिया गया है। और उनका कहना यह है कि भारत ने जानबूझकर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वहाँ पर आतंकवादी हरकतें की हैं, थिंग्स, ये सारा ब्लेम हमारे ऊपर डालने की पाकिस्तान ने कोशिश की है। वैसे देखा जाए तो भारत ने यहाँ पर जो पाकिस्तान की एम्बेसी है तो वहाँ के ऑफिशियल्स को एक डोजियर हमने दे दिया है, ये शेलिंग और ये सारी चीज़ों को लेकर। 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था एक सीज़ फायर एग्रीमेंट। सीज़ फायर का मतलब ही यही होता है कि हम फायर नहीं करेंगे, फायर को सीज़ करेंगे, रोकेंगे। तो 2003 से लेकर आज तक अगर आप देखें तो 2020 जो ईयर है, जनवरी से लेकर आज तक 4052 ऐसे सीज़ फायर वायोलेशन किए गए हैं बाय पाकिस्तान। ये हाईएस्ट है सिंस 2003। पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? रीज़न 1 इज़ 2021 से भारत 2 सालों के लिए यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा। पॉइंट नंबर 2, पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसका जो ध्यान, मीन्स एक डिसीजन फरवरी में लिया जाएगा, तो उससे पहले वो आतंकवाद का इल्ज़ाम हमारे ऊपर डालने की कोशिश कर रहा होगा, या फिर जो मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है उसको, मीन्स वो ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए, तो इसको लेकर ये एक्टिविटीज़ कर रहा होगा ताकि वो ये बता सके कि हम नहीं लेकिन भारत ये सारे इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है। जो भी हो, एक चीज़ साफ़ है कि हमें 2 फ्रंट सिचुएशन के लिए तैयार रहना। 2 फ्रंट यानी कि एक तरफ मान लेते हैं कि ये हमारा देश भारत है, राइट, एक रफ मैं यहाँ पर स्केच बना रहा हूँ, राइट, इट्स नॉट इंडिया एट ऑल। चलो फिर से ट्राई करता हूँ। लेट्स से कि दिस इज इंडिया, तो ये है पाकिस्तान, इस तरफ पाकिस्तान है, तो यहाँ से, और दिस इज चाइना, तो यहाँ से दोनों फ्रंट है। दिस इज फ्रंट नंबर 1, फ्रंट नंबर 2, तो ये दोनों तरफ इस प्रकार की सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों हमारे ऊपर इस प्रकार के ट्रबल्स क्रिएट करें, तो ये दोनों चीज़ों को लेकर हमें तैयार रहना होगा। दैट्स व्हाट 2 फ्रंट सिचुएशन इज ऑल अबाउट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, सू की अगेन, आंग सान सू की। 38 मिलियन वोटर्स ने वोट दिया म्यांमार में, और सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं वो आंग सान सू की को मिली है। ये सेकंड टर्म है उनकी, सेकंड टाइम उनकी पार्टी जो है
वो विजेता साबित हुई हैं। अभी इलेक्शन के काउंटिंग चल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि 476 सीट्स में से 346 सीट्स जो हैं वो आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को मिल चुकी हैं। 322 सीट्स चाहिए जीतने के लिए, तो उससे कई ज़्यादा सीट्स जो हैं उनको डेफिनेटली मिल गई हैं। दूसरी तरफ है मिलिट्री लिंक्ड मेन ओपोजिशन यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी। वो मिलिट्री के साथ जॉइंट में इलेक्शंस लड़ रही हैं, तो उनको 25 सीट्स ही मिली हैं। तो यहाँ पर क्लियर विजेता जो हैं ये हैं आंग सान सू की। 2015 में पहली बार, राइट, लगभग 50 सालों में पहली बार म्यांमार में एक प्रॉपर इलेक्शन हुआ और आंग सान सू की जो हैं उनकी पार्टी पहली बार जीत गई। जब उनकी पार्टी पावर में आई और या फिर जब वो पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा था, तो लोगों को यही लगा कि अब म्यांमार में, दुनिया को ये लगा कि अब म्यांमार में प्रॉपर डेमोक्रेसी, एक फुल डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? द आंसर इज़ नो। सबसे बड़ा इश्यू जो है वो है रोहिंग्या का इश्यू। रखाइन स्टेट जो है वहाँ का, तो वहाँ से कुछ लगभग 7,40,000 जितने रोहिंग्या मुस्लिम्स जो हैं वो अपना स्टेट छोड़कर बांग्लादेश की तरफ चले गए। कुछ दूसरे लोग जो हैं वो दूसरे देशों में भी जाने की उन्होंने रोहिंग्याओं ने कोशिश की। तो रोहिंग्या वाला जो इश्यू है ये सबसे बड़ा इश्यू वहाँ का माना जाता है। और आंग सान सू की बात करें, बहुत सारे लोग उनके ऊपर भी एक ब्लेम डालते हैं, लेकिन म्यांमार का जो पावर डायनामिक्स है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। मिलिट्री का आज भी वहाँ पर उतना ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लगभग 50 सालों तक मिलिट्री ने इस देश के ऊपर राज किया। बहुत सारी गलत चीज़ें भी यहाँ पर हुई और आज भी मिलिट्री के पास काफ़ी पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी सीट्स हैं पार्लियामेंट में मिलिट्री के द्वारा, मिलिट्री के लिए रिजर्व्ड हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव जो हैं वो ईजिली वो होने नहीं देते। फिर कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़, डिफेंस मिनिस्ट्री भी मिलिट्री के कंट्रोल में है। जैसे हमारे देश में डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, मिलिट्री ही डिफेंस मिनिस्ट्री को चलाती है। तो सरकार अगर कुछ आदेश देगी तो डिफेंस मिनिस्ट्री या तो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे। और आप समझ सकते हैं कि अगर जो आपकी पार्टी है, जो आपकी सरकार है, उसका इलेक्शन हुआ था, मीन्स इलेक्शन में एक अपोजिशन के तौर पर अगर मिलिट्री है, तो फिर कोऑपरेशन जो है वो किस प्रकार का, किस लेवल का होगा वो हम समझ सकते हैं। तो आज भी वहाँ पर मिलिट्री जो है वो काफ़ी पावरफुल है, लेकिन ये अब उनकी सेकंड टर्म है। लेट्स होप कि इस टर्म में धीरे धीरे अगर कोई कहे कि ऑल ऑफ द सडन डेमोक्रेसी वहाँ पर आ जाएगी, तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जा सकते हैं जिससे म्यांमार जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़े, उसकी डेमोक्रेसी जो है वो मैच्योर होने लगे। लेकिन जिस प्रकार से इस देश की हिस्ट्री रही है, तो मैं तो यही कहूँगा कि चीज़ें जो हैं वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। मूविंग ऑन टू लास्ट आइटम ऑफ द डे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इट्स अबाउट हाउ टू एंड पोल्यूशन, राइट। पोल्यूशन के ऊपर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेंस एग्जामिनेशन में भी आपको एक जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि अगर आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे या फिर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनेंगे, तो पोल्यूशन को कैसे ख़त्म करने की, कम करने की कोशिश आप करेंगे। पोल्यूशन जो है ये ऐसा नहीं है कि दिवाली के टाइम पर या फिर विंटर के टाइम पर या फिर स्टबल बर्निंग की वजह से ही होता है, राइट। मीडिया का अटेंशन इस टाइम पर, विंटर के टाइम पर थोड़ा ज़्यादा होता है, ख़ास करके दिल्ली में और कुछ दूसरे इलाकों में। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पोल्यूशन जो है वो एक ऐसा इश्यू है जो समर टाइम में भी हमें देखने को मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि पोल्यूशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले एटीट्यूड में चेंज होना चाहिए। तो अगर हम ये मानेंगे कि ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा, तो वो कभी सॉल्व नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिलीव कि यस, ये प्रॉब्लम सॉल्व हम कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। दूसरी चीज़ कि ये कैसे सॉल्व होगा, स्पीड क्या होगी। स्पीड विल बी ग्रेजुअल, रेडिकल नहीं होगी। ऑल ऑफ द सडन कल अगर हम कह दें कि जितनी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री हैं उनको बंद किया जाए, जितने पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको आप रास्तों से हटा दें, तो इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन होगा। तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते, राइट। तो कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है? इसको धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आईआईटी मुंबई के चंद्र वेंकट रमन जो हैं, उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की है और
उनकी स्टडी ये बताती है कि सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है कुकिंग फायर, जो चूल्हा है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन चूल्हे की वजह से, उसके बाद कोल फायर्ड पावर प्लांट, फिर इंडस्ट्रीज़ हैं, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग है, कंस्ट्रक्शन और डस्ट हैं। जो व्हीकल्स हैं वो तो लिस्ट में बहुत ही नीचे हमें देखने को मिलता है। कुकिंग फायर जो हैं उसकी वजह से देखिए, अगर किसी घर में लकड़ियों को जो चूल्हा है तो उनका इस्तेमाल होता है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि उस घर में ही ये पोल्यूशन रहेगा। खिड़कियों के माध्यम से ये पोल्यूशन जो है, विंड जो है वो अलग अलग जगहों पर ये पोल्यूटेंट पार्टिकल्स जो हैं उनको स्प्रेड कर देगी। तो यहाँ पर बात आती है जो योजना है, भारत सरकार की एक योजना है, तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए। तो बताइए कि ये योजना कौन सी है जिसमें गरीब घरों में गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाता है। स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक बहुत ही सक्सेसफुल योजना है हमारे देश की। तो ये योजना इम्पोर्टेंट, या फिर इसका इम्पोर्टेंस जो है वो जब हम ऐसी स्टडीज़ को पढ़ते हैं तब पता चलता है कि सरकार ने काफ़ी एक अच्छा डिसीजन लिया इस योजना को लॉन्च करके। आपने ये भी सुना होगा कहीं पर कि जहाँ तक मुझे पता है कि एक दिन में 200 सिगरेट्स पीने से जो नुकसान होता है, उतना नुकसान होता है जब आप एक कमरे में या फिर एक जो किचन है, छोटा सा किचन है, वहाँ पर अगर आप चूल्हे से अगर खाना पकाते हैं तो एक महिला जो है उसके स्वास्थ्य के लिए और घर के जो दूसरे लोग हैं उनके भी स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही डेंजरस है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसके काफ़ी नेगेटिव हैं। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम ये चूल्हे जो हैं उनको एलपीजी या फिर इंडक्शन स्टोव हैं या फिर इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लाइंसेस हैं उनके साथ रिप्लेस करें। जो पुराने कोल पावर प्लांट्स हैं उनको बंद किया जाए, उनको विंड और सोलर पावर से या फिर बैटरी के माध्यम से रिप्लेस किया जाए। जो नए सोलर या नए जो पावर प्लांट्स हैं तो उनमें न्यू पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल किए जाएं और धीरे धीरे करके क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए। किसानों को एजुकेट किया जाए। डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स को हम इलेक्ट्रॉनिक या फिर हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले एक व्हीकल से रिप्लेस करें। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे ये बदलाव कर सकते हैं। अब इन बदलावों को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी के पास पावर है, लेकिन साइंटिफिक और टेक्निकल कॉम्पिटेंसी जुडिशरी के पास नहीं है। ओके, दूसरी चीज़ कि अगर एज ए बिजनेस राइट आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो आप अपने डिसीजन जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर नहीं लेंगे। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस के ऊपर डिसीजंस लेंगे। आप भी जानते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करेंगे तो कोयले से ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, लेकिन अगर आप सोलर पावर और इन सारी चीज़ों में ट्रांजिशन करें तो आपके बिजनेस का नुकसान होगा। एक वक्त आएगा जब आपका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम एक अलग से गवर्नमेंट जो है, इसका मेन सॉल्यूशन यही है कि भारत सरकार एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, एक नई एजेंसी ईपीए को जनरेट करे, कॉन्स्टिट्यूट करे। और ये ईपीए जो हैं ये एक बहुत ही इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए जिसके पास ये पावर्स हों कि वो पॉल्यूशन फ़ी या फिर पॉल्यूशन सेस को इम्प्लीमेंट कर सके और कलेक्ट कर सकें। पॉल्यूशन फ़ी जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट की जा सकती है और धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा सकता है। ये जो पैसे आएंगे इन पैसों का उपयोग किया जाएगा कि आप जो पोल्यूटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको कम किया जाएगा और क्लीन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा। राइट, अगर आप नया व्हीकल खरीदने जा रहे हैं तो लेस पोल्यूटिंग व्हीकल लेंगे तो आपको कुछ सब्सिडी दी जाएगी, तो इस प्रकार की मदद की जाएगी। अगर आप नया घर बना रहे हैं और एलपीजी कनेक्शन ले रहे हैं तो आपको एलपीजी कनेक्शन में थोड़ी राहत मिलेगी। इस प्रकार की चीज़ें। जहाँ पर प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है, मेन जहाँ पर जगह है जहाँ पर प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है तो वहीं पर ही चीज़ों के ऊपर फ़ी लगाई जाए। जहाँ पर लेट्स से कि डीजल रिफाइन होता है तो वहाँ पर ही डीजल के ऊपर फ़ी लगाई जाए। आप एक एक कार ओनर को पकड़कर उनके ऊपर फ़ी नहीं लगा पाएंगे। तो इट इज़ बेटर कि जहाँ पर फ्यूल जनरेट हो रहा है वहाँ पर ही एक फ़ी लगाई जाए, तो ये फ़ी डायरेक्टली कलेक्ट भी की जा सकती है, ईजी भी होगा और इन पैसों का उपयोग भी किया जा सकता है ग्रीन एक्टिविटीज़ के लिए। फिर ईपीए के जो हेड हैं उनको हमें इंडिपेंडेंस देना होगा 5 सालों की फिक्स टर्म, जस्ट लाइक इलेक्शन कमीशन, कि उनको अगर आपको निकालना है तो फिर आपको इम्पीचमेंट से निकालना पड़ेगा। राइट, और उनको पावर्स दिए जाएं, वो रिक्रूट कर सके लोगों को। राइट, एक इंडिपेंडेंट हायर मीन्स ऑटोनोमियस स्टाफ को हायर कर सकें एक अलग से, जैसे यूपीएससी हैं, ईसीआई हैं, तो इसी प्रकार से एक ईपीए हमारे देश में बनाई जाए
और पॉलिटिशियंस को भी फ़ायदा होगा। अगर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम पॉलिटिशियंस को नहीं डायरेक्टली, पॉलिटिशियंस जो कहेंगे वो कहेंगे कि हमारे अंडर नहीं है, दिस इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ ईपीए। तो ईपीए के ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर भी आएगा, सरकार से भी और लोगों से भी। फ़ी जो कलेक्ट होगी ये सरकार को दी जाएगी, तो सरकार के लिए एक रेवेन्यू जनरेशन का भी सोर्स हो जाएगा। तो ये सरकार के लिए दो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन दैट वी फाइंड हियर। और एक काफ़ी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि एक अलग से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाई जाए जो सिर्फ उसका मेन, जैसे इलेक्शन कमीशन का मेन पॉइंट है इलेक्शन, राइट, इसी प्रकार से ईपीए का मेन फोकस होगा फाइटिंग पोल्यूशन, isn't it? So that's everything dear friends. ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ऑफ कोर्स आप इनको पढ़ लीजिएगा एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस बिग दिवाली सेल। आई विल सी यू सून विद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।